हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग एग्जाम के लिए गोल्डन के पॉइंट्स को देखेंगे। यह आपके रैपिड रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन सी हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, यह हेल्प करता है वुंड हीलिंग के अंदर। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्कर्वी नाम का डिजीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फूड सोर्सेज रिच इन विटामिन सी। कौन से ऐसे फूड सोर्सेज जिसके अंदर की हमें रिच अमाउंट में विटामिन सी देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलता है साइट्रस फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स और ग्रेप फ्रूट्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, एलिवेशन ऑफ द फ्रैक्चर्ड लिम्ब may be beneficial for reduce swelling। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर हमारा जो फ्रैक्चर लिम्ब है उसे एलिवेट करते हैं। यह हमें बेनिफिट करता है फॉर रेड्यूसिंग स्वेलिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हीट इज नॉट रिकमेंडेड इन द एक्यूट फेस ऑफ ए फ्रैक्चर एज इट कैन इंक्रीज स्वेलिंग एंड कॉज फर्दर डिस्कम्फर्ट। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्चर की, तो इसका जो एक्यूट फेस होता है वहां पर जो है हीट अलाउ नहीं किया जाता है। उसका रीजन यह होता है कि यह स्वेलिंग को इंक्रीज करता है, इसी के साथ डिस्कम्फर्ट भी होता है। इसीलिए हीट हम अलाउ नहीं करते एक्यूट फेस ऑफ द फ्रैक्चर के अंदर। पॉइंट है हमारा, इन पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर जो एलएच और एफएसएच का रेशियो होता है, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीसीओडी के अंदर इन दोनों का रेशियो जो होता है एलएच एफएसएच का, वो होता है 2:1 से लेकर 3:1 के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे, एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम और एल्यूमिनियम कैन इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिवोथायरोक्सिन। It is advised to wait at least 4 hours between taking levothyroxine and antacid। हम जब लिवोथायरोक्सिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि अगर उसके साथ हम एंटासिड जैसे कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम हो उसके अंदर, वैसे एंटासिड क्या करती है, लिवोथायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। इसीलिए हमेशा लिवोथायरोक्सिन और जिन एंटासिड के अंदर कैल्शियम और एल्यूमिनियम है, उन दोनों के बीच में एडमिनिस्टर साथ ही करना हो तो एटलीस्ट 4 आवर का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर का जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फिर आता है फोर्थ डिग्री। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर जो होता है उसके अंदर लैसरेशन ऑफ पेरिनियल स्किन ऑनली, यानी कि जो पेरिनियल स्किन होती है वही इन्वॉल्व होती है, तो वो हमारा फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर कहलाता है। नेक्स्ट इज सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर। सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर के अंदर लैसरेशन इन्वॉल्विंग द पेरिनियल मसल्स बट नॉट इन्वॉल्विंग द एनल इंस्पेक्टर, यानी कि पेरिनियल मसल इन्वॉल्व होती है लेकिन एनल इंस्पेक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो हमारा सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर के अंदर लैसरेशन जो है वो एनल इंस्पेक्टर के मसल्स में इन्वॉल्व होती है। पेरिनियल टीयर को फिर से डिवाइड किया गया है 3A, 3B और 3C। 3A के अंदर क्या होता है, लेस देन 50% जो होता है एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद अगर मोर देन 50% हो रहा है एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर, तो वो हमारा 3B कहलाता है। उसके बाद 3C का मतलब है कि एक्सटर्नल एनल और इंटरनल एनल इंस्पेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। लास्ट है हमारा फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर, जिसके अंदर क्या होता है, लेसरेशन जो है वो एनल इंस्पेक्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनल इंस्पेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही रेक्टल एपिथेलियम भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डायफ्राम एट रेस्ट इज टिपिकली डोम शेप्ड। अगर हम डायफ्राम की बात करते हैं तो एट रेस्ट इसका जो शेप होता है वो होता है डोम शेप का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन और ड्यूरिंग एक्सेलेशन जो डायफ्राम होता है उसके अंदर क्या होता है वो चीज देखेंगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सेलेशन की, तो वहां पर हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा, इसी के साथ ही अपवर्ड्स मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डायफ्राम इज प्राइमरली इनर्वेटेड बाय द नर्व। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं ग्लोबुलिन्स को। ग्लोबुलिन जो कि हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है एल्बुमिन, और एल्बुमिन के बाद सेकंड जो है वो रहता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन को फिर से सब डिवाइड किया गया है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा सब टाइप्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि इनका सिंथेसिस कहाँ से होता है। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो सिंथेसिस होते हैं लिवर के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन्स की, तो वो सिंथेसिस होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बाय प्लाज्मा सेल।
नेक्स्ट हम देखने वाले कि यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे अल्फा ग्लोबुलिन, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है लिपोप्रोटीन, लिपिड्स, हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसी के साथ ही बिलिरुबिन को भी। नेक्स्ट हम देखने वाले बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, आयरन और कॉपर को। लास्ट है हमारा गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन्स ऑल द नॉन एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे फर्स्ट है दे आर सिंथेसाइज इन लिवर एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन। सारे प्लाज्मा प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मेनी प्लाज्मा प्रोटीन एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रांसफेरिन और हेप्टोग्लोबिन। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि ब्लड सेल्स जो होती है वो किस तरह से बनती है। सबसे फर्स्ट हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, जैसे कि डिवाइड किया गया यहाँ पर माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल दो के अंदर। अब हम देखेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल फिर बनाती है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से दो तरह की सेल बनती है, नेचुरल किलर सेल और फिर आती है स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट की बात करते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट के अंदर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट यह दोनों ही आती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं माइलोइड स्टेम सेल की क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर आता है मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। यहाँ पर इसका भी फिर से डिवाइड देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं मेगाकैरियोब्लास्ट को। मेगाकैरियोब्लास्ट से बनेगा मेगाकैरियोसाइट और मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स। उसके बाद आता है हमारा प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से बनता है रेटिकुलोसाइट और रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स तीन बनती है। उसके बाद आता है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से फॉर्म होती है हमारी मोनोसाइट्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स। टोटल जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 क्रेनियल नर्व्स होती है। अब हम देखेंगे कि शॉर्ट में देखेंगे कि इसका इन्वॉल्वमेंट किस चीज में होता है। सबसे फर्स्ट आती है हमारी ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व का मेन है विजन के अंदर। उसके बाद आता है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट और प्यूपिल रिफ्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व जो होती है वो भी आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल फेस सेंसेशन एंड चेविंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आता है एब्डुसेंस। एब्डुसेंस भी आई मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व फेस मूवमेंट और टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो कि हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो कि थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट और स्वेलोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 10th क्रेनियल नर्व है हमारी वेगस जो कि मूवमेंट एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसेसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है नेक मूवमेंट के अंदर। और लास्ट आती है हमारी हाइपोग्लोसल जो कि टंग मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है।